Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का टॉपिक हमारा है ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन है ना, क्या है ओशन सर्कुलेशन? सर्कुलेशन से तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि भाई कुछ ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे सर्कुलेशन हो रहा है। तो क्या है ओशन सर्कुलेशन, इसको देखेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं है। सबसे पहले आप क्या कर दो, आप फटाफट से लाइक कर दो। क्या कर दो? आप लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट से, ठीक है। आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर टॉपिक को समझते हैं और लास्ट क्लास में कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे हम वाटर बॉडीज का, जैसे वाटर बॉडीज, ओशन, रिवर, ग्राउंड वाटर, कहाँ कहाँ पे जो है हमें वाटर मिलता है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छे से एक चीज़ देखी थी कि वाटर क्या है, बड़ी ही प्रेशियस रिसोर्स है जिसको संभल के यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, वाटर गंदा कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छे से देखा था कि जो वाटर यूजेबल नहीं है, जो सैलाइन वाटर है, वो तो 97.2 या 3% हमें मिलता है, जो हमारे खास काम का या है ही नहीं काम का, ठीक है। जो यूजफुल वाटर है वो कुछ ही परसेंटेज है, दैट मीन्स वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, बाथिंग वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ कम है। तो कैसे मैनेज करेंगे? तो वो हमने देखा था उसकी इंपॉर्टेंस की वाटर को भाई तरीके से संभल के यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हमने वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो हमने कहा ओ माय गॉड, ये तो इतना कम पानी, ठीक है। अब हम ओशन का सर्कुलेशन देखेंगे। ओशन का सर्कुलेशन देखेंगे क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी है भाई, वाटर बॉडी तो वाटर चैप्टर ही हमारा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम टाइड्स, वेव्स, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना, ज़रा देखते हैं। There is something magical about walking bare feet on the seashore. The wet sand on the beach, the cold breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of the waves, everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. ये एक सोचने के लिए कह रहे हैं कि ज़रा आप भी सोचिए, मैंने भी सोच लिया पढ़ते पढ़ते, ठीक है, कि जो ओशन है, ये देखो पैसिफिक ओशन का इमेज है। जो ओशन है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि लहर आती रहती है, वेव्स आती रहती है ना। ओशन का वाटर ऐसा होता है, ऐसे लहराता रहता है, ऐसे लहर आती रहती है ऐसे करके। अब जब हम नॉर्मल पॉन्ड या रिवर के पास होते तो ऐसी कोई लेयर तो आती नहीं, ऐसी कोई वेव्स तो आती नहीं, पानी हमें रुका हुआ ऐसे ही दिखता है। लेकिन हमसे कह रहे हैं कि एक अगर हम क्या करें, समुद्र के किनारे ऐसे ऐसे वॉक कर रहे हैं, नंगे पैर, बिल्कुल बेयर फीट, यानी हमने कुछ नहीं पहना, बिल्कुल नंगे पैर हम वॉक कर रहे हैं ऐसे। यहाँ पे हम, वहाँ पे सैंड ऐसे रहती है, ठीक है, वेट सैंड, गीली गीली रेत है बीच की, कूल ब्रीज है, ठंडी सी हवा चल रही। जस्ट इमेजिन, समुद्र है, मतलब चलो ओशन है, सी है, इस तरीके से हम ले रहे हैं, उसके किनारे पे हम वॉक कर रहे हैं, सैंड है और बिल्कुल नंगे पैर हम ऐसे वॉक करें, गीली गीली सी सैंड है, ठीक है। सी बर्ड्स हैं, जो सी के आसपास बर्ड्स घूमते हैं वो हैं, और सॉल्ट की स्मेल आ रही है एयर में, हवा में सॉल्ट की स्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि कोई खाना नहीं पक रहा है, इसीलिए, क्योंकि सी और ओशन में वो सॉल्ट होता है, ये हमने देखा था। और म्यूजिक ऑफ वेव्स, और वेव्स की एक आवाज आ रही है, इस तरीके से ऐसी वॉइस आ रही है। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, सब कुछ क्या है, सब कुछ बहुत अच्छा और फैसिनेटिंग है। सोचो आप, प्यारी सी खुशबू आ रही है, आप ऐसे ओशन या समुद्र के किनारे ऐसे आप बढ़िया सा, मतलब समुद्र के किनारे आप ऐसे वॉक कर रहे हो, है ना, बढ़िया रेत में, वेव्स की आपको आवाज़ें आ रही हैं, है ना, और खुशबू आ रही है सॉल्ट की। सोचो, अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, जैसे जो पॉन्ड्स और लेक्स का वाटर कैसा है, काम, ठीक है, कैसा है, शांत, कुछ आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जो ओशन वाटर है वो क्या है, उसकी क्यों आ रही है हमें वॉइस? क्योंकि ये मूव करता रहता है, ओशन वाटर है, ये मूव करता रहता है, इसीलिए इसकी वॉइस आती है। अब जब कोई चीज़ मूव ही नहीं करेगी तो वॉइस कैसे आएगी? अब जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे चलने की वॉइस आपको कैसे आएगी? जब मैं मूव करूँगी तभी वॉइस आएगी ना। अब जब मैं एक जगह खड़ी हूँ कैसे आएगी वॉइस? क्लियर आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? इमेजिन कर लिया, आगे बढ़े। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने को कि ओशन वाटर जो है वो मूव करता रहता है कंटिन्यूसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने को कि ओशन वाटर कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। चलो, इट इज नेवर स्टिल, ये कभी क्या है, रुका हुआ नहीं रहता।
ये कभी भी हमें ऐसे एक जगह रुका हुआ नहीं दिखेगा। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मूवमेंट है किसका, जो ओशन में अकर होता है। मूवमेंट ऑफ ओशंस, ओशंस के मूवमेंट है बेसिकली। कौन से ये जानना इंपॉर्टेंट है। ओशन के मूवमेंट क्या है हमें जानना जरूरी है, ठीक है। वेव्स, सेकेंड टाइड्स, थर्ड करंट्स। ये क्या है, ये ओशन के मूवमेंट से इंपॉर्टेंट चीजें तीनों, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। क्या कर सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ लिखा है लेकिन मैंने इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसलिए बता दिया ताकि इजीली याद आ जाए कि मूवमेंट्स ऑफ ओशन क्या है। ओशन के मूवमेंट, क्योंकि ओशन का पानी, जो महासागरों का पानी है, समुद्र का पानी रुका हुआ नहीं रहता, मूव करता रहता है, इसलिए उसकी आवाज भी आएगी। और क्या मूवमेंट है इसके, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। अच्छा ये क्या है जरा देखते हैं क्या बता रहे हैं हमें ये। डू यू नो, क्या आपको पता है, March 22 is celebrated as World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different ways. आप कह रहे हैं जो मार्च 22 है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड वाटर डे। मार्च 22 में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, क्या बोलते हैं इसको मार्च 22 को, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाटर डे। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाटर डे। When the need to conserve water is reinforced in different ways, जो नीड है वाटर को जो है कंजर्व करने की बहुत अलग अलग तरीकों से भाई करा जाता है, करने की पूरी कोशिश की जाती है ना, ज़रूरी है क्योंकि भाई पानी है, जितनी जो तरीके से कोशिश की जाए, जितने जो तरीके मिल जाए, क्यों, क्योंकि वाटर को सेव करना इज़ मस्ट, प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी, कंजर्व करना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूज़ करें, ज़रूरत है पानी की, बिना पानी के यूज़ के तो काम चलेगा नहीं, बिना नहाए, बिना हाथ पैर धोए तो काम चलेगा नहीं, ठीक है वो भी करिए, लेकिन तरीके से ऐसा करिए कि एटलीस्ट वो दोबारा रिन्यू तो हो। क्लियर, आया समझ में। आगे बढ़े, हमने बहुत बड़ी सी चीज़ देखी कि जो ओशन का वाटर है वो स्टिल नहीं रहता, मूव करता रहता है। अलग अलग हमने ओशन के मूवमेंट्स देखे, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। आगे बढ़े, चलो वेव्स, अब जरा वेव्स को समझते हैं। When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जरा ये बताएं waves होती क्या है। हमें कह रहे हैं कि जब आप क्या करते हो, जब आप बॉल के साथ खेलते हो, थ्रो बॉल के साथ खेलते हो, है ना। When you are playing throw ball आपने खेला, थ्रो यानी फेंकना हम बोलते हैं ना, बॉल तो पता ही है बीच में एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, जो है वाटर बॉल है वो पानी में चली गई, ठीक है, बीच में आप खेल रहे हैं, वहाँ समुद्र के पानी में चली गई। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। ये बड़ा फन होगा, फन लविंग होगा जब आप ये देखेंगे कि जो समुद्र की ऐसे ऐसे वेव्स आएगी तो उसके साथ बॉल्स भी वापस शोर में, ऐसे समुद्र के ऐसे किनारों पर वापस आ जाएगी। मतलब बॉल पानी में गई लेकिन समुद्र के नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे है ना, ये बॉल है, यहाँ पानी में है, ये ऐसे पानी में इसमें, अब ये वेव्स के साथ ऐसे ऐसे वेव्स आके, ये प्लेन एरिया है, चलो इसको यहाँ बनाते हैं, अच्छे से दिखेगा, छोटा सा बना देते हैं, जैसे ये ऐसे पानी है ना, यहाँ पे बॉल ऐसे आ गई, क्या आ गई, ऐसे बॉल आ गई इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, लैंड है, किनारा है ना, ऐसे ऐसे किनारा है, लैंड है इस तरीके से। अब ये जो बॉल है पानी में तो चली गई वहां से इतनी दूर, ये भी पूरा पानी है, ये भी पूरा क्या है, वाटर है, लेकिन ये बॉल ऐसे वेव्स के साथ ऐसे 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 आते आते यहाँ आ जाएगी। मतलब बॉल ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे इसके साथ हमें बॉल हमारे यहाँ किनारे मतलब लैंड में आ जाएगी, लैंड एरिया में, मतलब शोर किनारों पे आ जाएगी। कैसे हुआ, वेव्स के कारण, यानी वेव्स ऐसे ऐसे बॉल्स को अपने साथ वापस वहाँ ले आई शोर किनारे पे, जबकि वो तो पानी में गिर गई थी। अगर वाटर मूव नहीं करता, वो वेव्स नहीं बनती, तो वो बॉल वहीं रह जाती ना, लेकिन ऐसे ऐसे वेव्स आई और शोर किनारे पे। It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by waves. When the water on the surface of the ocean rises, जब जो वाटर है जो सरफेस पे है, ओशन के सरफेस पे है, वो राइज होता है, फॉल होता है, राइज होता है, फॉल होता है, इसी को हम वेव्स कहते हैं। मतलब ऐसे ही
जब ये जो ओशन सरफेस है, जो वाटर है, ऐसे राइज हुआ, ऐसे फॉल हुआ, ऐसे राइज हुआ, ऐसे फॉल हुआ, ऐसे राइज, ऐसे फॉल, इसी को क्या बोलते हैं? वेव्स। इसी को क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। ये देखो, ये ऐसे ऐसे आती है और यूं टकराती है, छपाक से ऐसे आवाज आती है, ठीक है? तो इसी को क्या बोलते हैं? इसको वेव्स बोलते हैं। क्लियर? ये दिख रहा है मेरा वेव्स? मेरा वेव्स तो बोलेगा क्या, टेढ़ा टेढ़ा वेव्स लिख दिया भाई, सही से लिखो, वेव्स। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? अब ये क्या बता रहे? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? Waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the waves becomes. विंड का बड़ा अच्छा रोल होता है वेव्स को फॉर्म करने में। कैसे बोल रहे हैं? वेव्स कैसे फॉर्म होती है हमसे बोल रहे हैं, क्या आपको पता है? वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन रिवर्स, सॉरी ओशन सरफेस। जब जो हवा है ओशन सरफेस में इस तरीके से स्क्रैप करती है, चलो जितनी तेज विंड होगी, जितनी तेज ऐसे हवा चलेगी, हवा जितनी तेज चलेगी उतनी क्या होगी? उतनी बड़ी वेव बनेगी। जितनी अच्छी हवा होगी उतनी ही बड़ी ऐसे लहर बनेगी, वेव बनेगी इतनी बड़ी। जितनी अच्छी, अगर हवा अच्छी है तो लहर ये इतनी बड़ी बड़ी, ऐसे हम बोलते हैं ना बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें, तो ऐसी लेयर किससे बनेगी? जब एयर के कांटेक्ट में आके इस तरीके से एयर जो हवा क्या होगी, विंड जो है ब्लो होगी और स्क्रैप होगी उससे। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चलो, During a storm, the winds blowing at very high speed form huge waves. अब जब स्टॉर्म होता है ना, जब ऐसे तूफान इस तरीके का आता है, तूफान यानी तेज हवा चलना, जब तेज हवा चलती है, तो जब स्टॉर्म होता है, तेज हवा चलती है, तो इसके कारण, विंड के कारण जो हाई स्पीड से क्या फॉर्म होती है? ह्यूज वेव्स। अब हवा आई, हवा से हाई स्पीड से बड़ी बड़ी सी इसे वेव्स बनी, है ना? तूफान आया, अच्छी तेज हवा है, हवा बहुत तेज है, तो वेव्स भी बड़ी बड़ी बनी। These may cause tremendous destruction, जिसके कारण बहुत खतरनाक तरीके से डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है? क्या हो सकता है? जिसके कारण डिस्ट्रक्शन हो सकता है। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amounts of ocean water. जैसे किसकी बात हो रही? अर्थक्वेक हो गया, या जो वॉल्केनिक इरप्शन है ना, वॉल्केनो जो इरप्ट होता है ना, जैसे लावा ऐसे निकलता है इससे, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड, या जो वाटर के अंदर लैंडस्लाइड होती है, क्या कर सकती है? कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। ये जो अमाउंट, जो ओशन वाटर है, जो समुद्र का, जो महासागरों समुद्र का जो पानी है, लार्ज अमाउंट पे इसको क्या कर सकती है? शिफ्ट कर सकती है। क्या क्या चीज़ें? अर्थक्वेक आएगी, तो अर्थक्वेक जो अंदर, हमने पढ़ा था ना अर्थक्वेक के बारे में, जो एंडोजेनिक फोर्स होती, इतनी तेज एक मूवमेंट होता है कि बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इससे भाई ओशन पे भी तो असर पड़ेगा, तो मूव हो जाता है ना, शिफ्ट हो जाता है वाटर। अब वॉल्केनिक इरप्शन, ये भी ऐसे अंदर से एकदम से ऐसे हो रहा है, उससे भी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होगा? ओशन वाटर भाई लार्ज अमाउंट पे शिफ्ट होता है। As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 मीटर is formed. इसी के कारण जब इतनी ज़ोर से ये सब चीज़ें होती है तो बड़ी बड़ी सी वेव्स फॉर्म होती है, जिसको टाइडल वेव कह रहे हैं। क्या कहलाती है वो? क्या बोलते हैं उस टाइडल वेव को? उसको हम बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सुनामी। दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर, जो कितनी हाई हो सकती? लगभग 15 मीटर तक। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। जो लार्जेस्ट सुनामी है उसको मीटर कितना मतलब मेजर करा है उसको? 150 मीटर। आप सोच सकते 150 मीटर कितनी हाई होगी, कितनी ज़्यादा हाई होगी, आप खुद ही सोचिए। द लार्जेस्ट सुनामी कितनी? 150 मीटर हाई। दीज वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो वेव्स है क्या करती? इतनी स्पीड से मूव करती है। तो जब इतनी स्पीड से मूव कर रही है, इतनी तेज, इतना तेज स्टॉर्म तूफान आ रहा है, वेव्स में असर पड़ रहा है, जो ओशन वाटर शिफ्ट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो डिस्ट्रक्शन तो होगा ही, सुनामी तो आएगी। सुनामी कैसे आती? जब बड़ी सी लहर ऐसे बाहर की एरियाज में ऐसे पूरा पानी फैला देती है, फिर वो पानी इधर उधर इस तरीके से बह जाता है, पूरी सिटी में पानी पानी हो जाता है, सुनामी। क्लियर? आया समझ में? चलो, The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. जब सुनामी आई थी कब? 2004 में, 2004 में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी, डैमेज हुआ था इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल एरिया जैसे हम अगर इंडिया को ऐसे बनाएं इस तरीके से, है ना, सही बन गया, चलो सही बन गया, और टाइम में ऐसे ऐसे बना नहीं पाती हूँ, बट ठीक है अब सही बन गया, इस तरीके से ऐसे ही बना लो, वायर नॉट बैड, सही लग रहा है। तो कोस्टल एरिया, इस यहाँ पे भाई क्या है? यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, ठीक है? तो ये वाले एरियाज पिंक कलर से कर दूं, ये वाले एरियाज, ऐसे समुद्र के किनारे वाले एरियाज, इन एरियाज में क्या हुआ था? मतलब समझो ऐसे कोस्टल एरियाज जो
तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के किनारे वाले एरियाज है ना, बिल्कुल यहाँ पे समुद्र है, पानी है और यहाँ पे इलाके हैं, तो इन एरियाज में क्या हुआ था, सुनामी आई थी। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गेट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। कौन सा पॉइंट, किस पॉइंट की बात करें, इंदिरा पॉइंट। पॉइंट का नाम है, क्या नाम है उस पॉइंट का, इंदिरा पॉइंट। इन अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड, इसमें क्या हो गया था, ये जो आइलैंड है इसमें जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये सबमर्ज हो गया था सुनामी में। सुनामी के कारण सुनामी आई, पानी इतना तेज आया, इतना ज़्यादा पानी आया कि जो इंदिरा पॉइंट था अंडमान निकोबार का, वो क्या हो गया, बह अंदर डूब गया इस तरीके से। क्लियर। क्या बोल रहे हैं, डू यू नो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। सुनामी क्या है, एक जापानीज वर्ड है, शायद हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता हो तो अब पता चल जाएगा कि सुनामी क्या है, एक जापानीज वर्ड है सुनामी, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, हार्बर वेव्स एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। क्यों, क्योंकि जो हार्बर्स हैं वो हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि कोस्टल एरियाज है वहाँ पे हार्बर्स वगैरह ये सब रहते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में, आगे बढ़े, चलो। सुनामी द अर्थ्स पेंडेमोनियम, ये क्या है, सुनामी के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या बोल रहे हैं, अर्थ्स पेंडेमोनियम। जरा देखिए क्या कह रहे हैं, सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हैवोक इन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। इंडियन ओशन में जो इंडिया महासागर है उसमें 26 दिसंबर 2004 में बहुत ज़्यादा बर्बादी ले आया था, बहुत ज़्यादा तबाही टाइप की लेकर आया था, बहुत जो इसने डिस्ट्रक्शन मचा दिया था। द वेव वॉज रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। अब ये वेव्स क्यों क्रिएट हुई थी, हमने देखा था वेव्स ये जो आती है इतना शिफ्ट होता है जो ओशन का वाटर, कैसे होता है, सुनामी वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, अर्थक्वेक के कारण, देखा था ना हमने। अब क्यों आई ये वेव्स इतनी हैवी, जब अर्थक्वेक आया था तो उसका जो एपिसेंटर क्या था, क्लोज था वेस्टर्न बाउंड्री, किसकी वेस्टर्न बाउंड्री के, सुमात्रा के। एपिसेंटर हमने देखा था, जैसे बहुत अच्छे से पढ़ा था, इस तरीके से मानो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होता है, ये पॉइंट फोकस होता है, क्या होता है, ये पॉइंट फोकस होता है, मतलब यहाँ से जो है अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। अब इसके जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट है जहाँ से ऐसे रेडिएशन के थ्रू, वेव्स के थ्रू क्या होता है, अर्थक्वेक ऐसे फैलता है ना, तो इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। ये वाला जो पॉइंट है जिसको अलग कलर से कर लूँ, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। क्लियर। ये क्या है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट में मतलब वही तटीय क्षेत्र, जो तमिलनाडु कहाँ है भाई, समुद्र के ऐसे किनारे वाला एरिया है, तो वहाँ पे देखो सुनामी आई थी, कितनी बर्बादी हुई थी, देखो कार वार घर सब डूब गए, ये देखो इतनी खतरनाक तरीके से बर्बादी है, देखो लहर आ रही ना, ऐसी लहर आती है, तो ये तो छोटी बड़ी बड़ी लहर क्यों आई थी, क्योंकि अर्थक्वेक आया था। The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. अब मैग्नीट्यूड कितना था, हमने अलग अलग मैग्नीट्यूड पढ़े थे ना, हमने अलग अलग मैग्नीट्यूड पढ़े थे, जैसे 5.0, 7.0, 6.0 का आता है, तो 7.0 में तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मैंने बताया भी था कि अगर 7.0 का आएगा तो अब मैं तो मलबे है जो पूरी टूट जाएगा, मैं दिखूंगी भी नहीं, सब टूट जाएगा, ठीक है। अब 9.0 रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं, हमने देखा था रिक्टर स्केल आपको पता होगी, हमने डिस्कस भी की थी, ठीक है। इतने उसका लेवल का अर्थक्वेक आया था मैग्नीट्यूड का। एज द इंडियन प्लेट, क्योंकि जो इंडियन प्लेट थी, क्या थी, जो इंडियन प्लेट थी अंडर द बर्मा प्लेट, क्या हो गई थी, सडन इनका जो है मूवमेंट हो गया था सी फ्लोर का। क्या हुआ था, जो इंडियन प्लेट थी वो किसके अंडर चली गई थी, बर्मा प्लेट। हम बोलते हैं ना जो टेक्टोनिक प्लेट्स, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ना, जो ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स हैं वो टकरा गई इस तरीके से, उसके अंदर वो चली गई, तो क्या हो गया, जिसके कारण मूवमेंट कॉज हुआ और अर्थक्वेक आया। The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meter and tilted in a downwardly direction. जो ओशन फ्लोर्स हैं है ना, जो समुद्र के फ्लोर्स हैं वो क्या हुए, ओशन के जो फ्लोर्स हैं वो डिस्प्लेस अबाउट 20, मतलब अपनी जगह से हिल गए, डिस्प्लेस हो गए, क्योंकि नीचे प्लेट्स से टकराई इस तरीके से उसके अंदर चली गई, और ओशन प्लेट्स भी थोड़े से ऐसे डिस्प्लेस हो गए, खिसक गए, ठीक है, और थोड़ा सा झुक गए, टिल्ट हो गए डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन की तरफ थोड़े से झुक गए। A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by displacement. बहुत ह्यूज मास, बहुत ज़्यादा मास का क्या हुआ, ओशन जो वाटर है फ्लो टू द फिल इन द गैप, जो गैप था उसमें भरा, इस तरीके से बहा, एंड दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। जो किसके कारण क्रिएट हुआ था, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, खिसका ना, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, डाउनवर्ड पोजिशन में आ गया। क्लियर, आया समझ में। तो ये अर्थक्वेक के कारण हम देखें तो ये पूरा ओशन मूवमेंट हुआ जिसके कारण इस तरीके का डिस्ट्रक्शन हुआ। क्लियर, चलो।
This marked the withdrawal of the water mass from the coastlines of the land masses in the South and Southeast Asia. जिसके कारण क्या हुआ? This marked the withdrawal of the water mass from the coastline of the land mass in the South and Southeast Asia. मतलब जिसके कारण क्या हुआ, जो हमें वाटर का मास है ना, जो वाटर है किस में आ गया था भाई, कोस्टल, जो हम लैंड एरियाज में आ गया था, कहाँ पे, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया. After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. Tsunami traveled at the speed of about 800 km per hour, comparable to the speed of commercial aircraft, and completely washed away some of the island in the Indian Ocean. अब बता रहे कि जो बर्मा प्लेट और उसका देखा था ना हमने कि टकराई थी, बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट, इंडिया की जो प्लेट टकराई थी, तो इसके कारण क्या हुआ, जो वाटर है, सुनामी जो कह रहे हैं, इतनी स्पीड से ट्रेवल करा उसने, लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतनी तेज जो सुनामी आई कि जो भी आइलैंड थे बीच में, है ना, आइलैंड मतलब ऐसा इलाका जो जिसके चारों तरफ वाटर ही वाटर है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी सब उसमें डूब गई, जो भी चीज़ें थी, जो भी बीच में आ रही थी, हर कुछ डूब गया. क्यों? पानी इतनी तेज स्पीड से आ रहा था, जो किसकी कंपेरिजन में था, जो किसके जितना था, समझो जो कमर्शियल एक एयरक्राफ्ट की स्पीड होती उतनी स्पीड से पानी आ रहा था. सोचो जरा. एंड कंप्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड इन द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन में जो भी आइलैंड थे उनको बहा के इस तरीके से कुछ कुछ को ले गई. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड. अगर हमने जो देखा था, इंदिरा पॉइंट की बात हमने देखी थी, जो कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, वो क्या हुआ था, वो पूरी तरह से डूब गया था. As the wave moved from earthquake epicenters from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wave length decreased with decreasing depth of water. अब जैसे जैसे वेव जो मूव हुई अर्थक्वेक के थ्रू आई, अर्थक्वेक और हमने देखा ना वॉल्केनिक इरप्शन, कुछ इन चीज़ों के कारण वेव्स जो है बनती है क्योंकि ओशन वाटर शिफ्ट होता है. तो जो वेव थी अर्थक्वेक के थ्रू जो मूव हुई थी, अर्थक्वेक के एपिसेंटर के थ्रू, कहाँ से आई, सुमात्रा की तरफ से टुवर्ड्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गई और श्रीलंका. द वेव लेंथ क्या हुई, जो वेव लेंथ है, जो वेव्स थी वो डिक्रीज हुई. क्यों? विद द डिक्रीज डेप्थ ऑफ वाटर. क्यों? क्योंकि पानी की जो गहराई थी वो भी कम थी, तो जो वेव्स है वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. इस तरीके से पूरी चीज़ें चली. क्लियर? तो मतलब आप समझिए कि अर्थक्वेक वगैरह हम तो बोलते बर्बादी, लेकिन इन अर्थक्वेक, इन इरप्शन के कारण भी और चीज़ों में भी फ़र्क पड़ता है. जैसे हम सोचते हैं कि अरे अर्थक्वेक आया, लेकिन अर्थक्वेक के कारण देखो ओशन के में चीज़ें हुई, शिफ्ट हुआ वाटर, तो सुनामी जैसी बड़ी भाई मास ऐसी चीज़ें जिससे डिस्ट्रक्शन, तबाही मचा दी. तो देखो इस तरीके से सब कुछ डूबा हुआ है, इतनी स्पीड से, इतनी रफ्तार से आएगी, एयरक्राफ्ट की स्पीड के बराबर, तो जो बीच में आएगा सब बहा के ले जाएगी. क्लियर? आया समझ में? The travel speed also declined from 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. अब जैसे पहले कितनी थी, 700-900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग चल रही थी, अब कितनी कम हो गई, आर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर. Tsunami waves travel up to a depth of 3 km from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakh of houses. अब जो सुनामी कितनी गहराई से चल रही थी, लगभग 3 किलोमीटर की जो सुनामी वेव्स थी, गहरी थी, इसने क्या क्या किल करा भाई, कोस्टल एरिया में. जैसे ये कोस्टल एरिया में आई तो भाई तबाही तो हुई. तो तबाही में क्या क्या हुआ भाई, लगभग 10,000 लोगों की जाने गई, है ना, लगभग लाख से भी ज़्यादा घर बर्बाद हुए. इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कितना बुरी तरह कहाँ का अफेक्ट पड़ा, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बर्बादी हुई. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. लेकिन क्योंकि देखो अर्थक्वेक क्या है, हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी थोड़ी देर से आएगा, अभी बस 2 मिनट में आने वाला है, अर्थक्वेक का मूड है, अभी 2 मिनट में भाई आ जाएगा, ऐसा नहीं है. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. ठीक है, लेकिन जो सुनामी है उसका हम 3 घंटे पहले एक तरीके का एक नोटिस या एक अपडेट दे सकते हैं. ठीक है, क्लियर? Such early warning system are in place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. लेकिन ये पॉसिबल भी सब जगह हो, वही ना कि कहाँ से पता चलेगा. जैसे पैसिफिक ओशन से हमें पता, अगर वहाँ के आसपास ये चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ से हम जरूर पता लगा पाएंगे कि सुनामी आ सकती है, तो 3 घंटे पहले हम वार्निंग जैसा दे सकते हैं. लेकिन इंडियन ओशन में पॉसिबल नहीं है. Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. क्योंकि जो इंडियन ओशन है वहाँ पे जो है
सुनामी इतनी नहीं आती, आना पॉसिबल इतना नहीं है, क्योंकि जो सिस्मिक एनर्जी, वही जो अर्थक्वेक की बात हो रही है, जितनी स्पीड से वो आता है, मतलब जितने रेडिएशन वो पैदा करता है एपिसेंटर के थ्रू, तो जो सिस्मिक एनर्जी बेसिकली वो एक्टिविटी यहाँ पे कम होती है एज कम्पेयर टू द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा होता है, तो पर उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, फिर भी बता सकते हैं, लेकिन इंडियन ओशन का हम नहीं बता सकते। क्लियर, आया समझ में? तो कितना ज़्यादा भाई डिस्ट्रक्शन, बर्बादी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बस कहने को कहते हैं कि अरे वाह समुद्र का पानी, ओशन का पानी, लेकिन जब वो अपने रंग रूप में आता है तो कितनी बर्बादी लाता है, ये आपको पता भी होगा, सुनामी का सुना होगा। घर बर्बाद हो गए, लोगों की जाने चलेगी, तो 10,000 कम थोड़ी होता, लगभग लाख घर, 1 लाख समथिंग हाउसेस, उससे भी ज़्यादा बर्बाद होना मजाक की बात नहीं है। तो भाई आई होप आपको अच्छे से इतना जो टॉपिक है समझ में आया होगा। ठीक है, अब The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. अब जो सुनामी आई थी कहाँ, साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट, एशिया की बात हो रही, तो एशिया साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट मतलब ऐसे इलाके साउथ ईस्ट एशिया के जहाँ पे कोस्टल एरिया है, समुद्र है, ठीक है, और साउथ या साउथ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे दिसंबर 2004 में 2004 में इतनी ज़्यादा बर्बाद करने वाली सुनामी जो थी 100 सालों में कभी आई होगी। ठीक है, तो बोल रहे हैं ना मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स, लगभग इतने 100 सालों में कोई ऐसी सुनामी होगी जो इतनी डिवास्टेटिंग, इतनी बर्बाद कर देने वाली आई होगी। The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning system and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean। ये अगर बात वही ना कि अगर कुछ भी थ्रेट लगता है तो उसके अगर बारे में थोड़ा सा भी पहले पता हो, थोड़ा सा भी पहले की जानकारी हो तो काम आता। अब इसका डैमेज का बोल रहे हैं कॉज, जो लाइफ इतनी गई, जो चीज़ें इतनी बर्बाद हुई, वो किस कारण हुई, लैक ऑफ मॉनिटरिंग। अगर प्रॉपर मॉनिटर करते रहते कि भाई वेव्स में देख रहे हैं कोई चेंजेस तो नहीं है, कुछ आसपास के इलाकों में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कुछ अर्थक्वेक, इस तरीके की चीज़ें, अगर वेव्स को ऐसा कुछ पता कर ले, ठीक है, द अर्ली वार्निंग सिस्टम, या कोई ऐसा वार्निंग सिस्टम कि भाई पहले से ही पता चल जाए, जैसे हमने देखा था ना 3 घंटे पहले ही कुछ अपडेट मिल जाए तो उससे पता चले, या नॉलेज, जो कोस्ट ड्वेलर्स हैं, जो इंडियन ओशन के आसपास जो लोग रहते हैं, है ना, कोस्ट ड्वेलर्स यानी उसी एरिया में जो रहते हैं, वो उनको कुछ अपडेट नहीं, मतलब उनको नॉलेज नहीं, उनका नॉलेज होता तो वो काम आता। The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region followed by destructive wave। पहला इंडिकेशन क्या होता है सुनामी का, ये होता है कि जब वो जो पानी आता है, अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन, जो कोस्टल रीजन से पानी इस तरीके से विड्रॉ, इस तरीके से निकलते हुए आता है, और उसके पीछे क्या आती है, जो क्या रहता है, मतलब डिस्ट्रक्टिव एक वेव बनी हुई रहती है, मतलब वही वेव के थ्रू होता है। When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast of the view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave tsunami struck। अब क्या होता है जब ऐसा होता है ना, हम देखते तेज ऐसे वेव आ रही है, हम खड़े रहते हैं। कई बार आपने ऐसे नॉर्मली से शॉर्ट्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे इस तरीके की फ़नी या हो सकता है डेंजरस, कि लोग खड़े ऐसे बढ़िया फोटो खींच रहे हैं, बढ़िया वीडियो बना रहे हैं, बढ़िया शौक से खड़े फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे पानी आया ऐसे तेज समुद्र का इस तरीके से, तो वो खुद भी भीग जाते हैं। अगर ओवर ही ज़्यादा हुआ तो फिर तो बर्बादी, फिर तो सब बर्बाद। तो ये किस कारण होगा, ये अगर आप जो है ढंग से काम नहीं करोगे, ये क्या है, अगर आप क्या करोगे, चीज़ों को बहुत ही मतलब नॉर्मली लोगे, सीरियस ही नहीं लोगे। क्लियर, आया समझ में? चलो अब टाइड्स को देखेंगे। ये हमने क्या देखा, हमने वेव्स के बारे में पढ़ा कि वेव्स, जैसे हम सुनामी की बात करें तो वेव्स कितनी ज़्यादा बर्बादी जो है ला सकती है। अब हम किसके बारे में देखेंगे, अब हम जो देखेंगे टाइड्स के बारे में। क्लियर, किसके बारे में देखेंगे, हम देखेंगे टाइड्स के बारे में। आया समझ में? तो क्या आप लोग रेडी हैं टाइड्स को देखने के लिए? हमने क्या देखा, ओशन वाटर मूव करता है, क्या करता है, ओशन वाटर मूव करता है, वेव्स के फॉर्म में, टाइड्स के फॉर्म में, ओशन करेंट्स के फॉर्म में जो है मूव करता है। ठीक है, अब टाइड्स को देखते हैं। क्लियर, चलो। The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide। अभी हमारा टॉपिक क्या है, टाइड्स है ना, मूवमेंट्स देख रहे हैं। किसके मूवमेंट्स देख रहे हैं हम, ओशन के मूवमेंट्स देख रहे हैं। इससे पहले हमने वेव्स देखा, ठीक है, अब किसकी बारी है, अब टाइड्स की बारी है। तो टाइड्स मतलब जब रिदमिक तरीके से जब राइज और फॉल होता है किसका, ओशन वाटर का, समुद्र के महासागरों के पानी का, दिन में 2 बार, ट्वाइस इन अ डे। ये कितनी अच्छी बात है कि रिदमिक वे में राइज एंड फॉल हो रहा है, वो भी दिन में 2 बार। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइड। क्या कहलाता है ये, टाइड कहलाता है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। देखो, हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, हाईएस्ट लेवल यानी हाई टाइड की, तो हाई टाइड मतलब जब जो वाटर है कवर करता है क्या, शोर,
जो हम बोलते हैं समुद्र के किनारे किनारे जो हम बोलते हैं, उसमें क्या रहेगा, जो पानी रहेगा अपने हाईएस्ट लेवल पे रहेगा, है ना, जो कवर करता है शोर को, जो वाटर अपने एक हाईएस्ट लेवल पे रहता है, तो यानी हाई टाइड रहती है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे शोर को इतना सारा कवर करके रखा हुआ है वाटर ने। अब जस्ट अपोजिट लो टाइड, लो टाइड क्या कह रहा है, इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल, जब पानी सबसे अपने बहुत कम लेवल पे रहेगा और शोर से, किनारों से क्या कह रहे हैं, नीचे को रहेगा, नीचे को रहेगा, पीछे को रहेगा, हट के, इस तरीके से। जैसे होता है नीचे, हम बोलते हैं समुद्र का पानी एकदम से काफी ज्यादा कवर रहता है, फिर हम कुछ टाइम बाद जैसे देखेंगे, थोड़ी देर बाद वो एरिया खाली रहता है, वहां रहता नहीं है, यानी लो टाइड। क्लियर? The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. अब टाइड्स होती कैसी हैं, तो हमने मीनिंग देख लिया कि टाइड क्या होती है, रिदमिक, या हमने हाई लो ये टाइड्स देख ली, लेकिन ये टाइड कैसे कॉज होती हैं, अकर कैसे होती हैं, कैसे इनके रिदमिक वे में दिन में 2 बार, ऐसा कुछ फिक्स है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि इनमें रोल किसका होता है, सन का और मून का। सन और मून क्या करते हैं, अपनी ग्रेविटेशनल पुल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स। गुरुत्वाकर्षण आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जैसे मतलब हम ग्रेविटेशनल बोलते हैं ना कि अगर मैं पेन फेंकूंगी तो नीचे ही गिरेगा, अगर मैं जंप करूंगी तो मैं नीचे ही जाऊंगी, कहीं उड़ नहीं जाऊंगी, इधर उधर नहीं हो जाऊंगी। ठीक है, बॉल फेंकोगी तो एकदम से नीचे ही जाएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो फोर्स है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो खींच रही है। तो ऐसे ही सन और मून क्या करते हैं, अर्थ सरफेस को खींचते हैं, पुल करते हैं, जिसके कारण टाइड अकर होती है, टाइड होती है। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. क्या बोल रहे हैं, जो वाटर है किसका, जो वाटर है अर्थ का, किसके पास रहता है, मून के पास रहता है। जब वाटर है अर्थ का, मून के पास रहेगा, जिसके कारण मून मतलब जब मून क्या करता है, अर्थ के वाटर को खींचता है, पुल, वही ग्रेविटेशनल पुल करता है, खींचता है। पुल मतलब खींचना, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू खींच रहा है, तो क्या क्रिएट होती है, हाई टाइड। हाई टाइड कब होती है, जब मून, अर्थ में जो वाटर है मून के साइड रहेगा, मून उसको खींचता है अपनी तरफ, तब हाई टाइड क्रिएट होती है। During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. टाइड्स हाईएस्ट कब होती हैं, सबसे ज़्यादा टाइड्स मतलब बोलेंगे ना हाईएस्ट लेवल पे कब रहती हैं, जब फुल मून और न्यू मून डेज, जब फुल मून और न्यू मून के टाइम पे जो सन है, मून है और अर्थ है, कैसा रहेगा, सेम लाइन में रहेगा। सेम लाइन में रहेगा तो टाइड्स कैसी रहती है, हाईएस्ट रहती है। जैसे इस तरीके से, जिनको अगर ये देख लो, इनको स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। मतलब जो हाईएस्ट टाइड, जो हाई टाइड्स होती हैं, जब फुल मून न्यू मून के टाइम क्रिएट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। स्प्रिंग टाइड्स जैसे ये देख लो, इससे समझ में आ जाएगा हमें क्या कहा स्प्रिंग टाइड में, जब सन, मून, अर्थ, ये देखो एक लाइन में है, एक लाइन में है ना, तो ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, हाई टाइड क्रिएट होगी, जिसको हम स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का जो वाटर है दोनों खींच रहे हैं। क्लियर? अब एक और टाइड है, जरा यहाँ पे इसकी बात करें, नीप टाइड। ये क्या होती है, देखो इसको पढ़ते हैं। बट वेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब मून जो चंद्रमा है अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में रहेगा, जो मून है और सन है, सॉरी मून है, सन बोल रही, सॉरी मून, यहाँ पे मून और सन था ना इसलिए कंफ्यूजन। जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में रहता है, जो ओशन वाटर है, ओशन का पानी है, वो क्या रहता है, डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। ठीक है, डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, कौन, सन और मून, जिसके कारण लो टाइड्स क्रिएट होती है, और इन्हीं लो टाइड्स को नीप टाइड्स भी कहते हैं। जैसे ये है ना, आप ये देखो, यहाँ से अर्थ के वाटर को सन ने खींचा, यहाँ से अर्थ के वाटर को मून ने खींचा, दोनों एक वहाँ से खींच रहा है, एक यहाँ से खींच रहा है, डायरेक्शन उल्टा ही है ना, इसका यहाँ उसका वहाँ, यहाँ तो एक ही डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो वाटर कैसा है, डायगोनली, इस तरीके से डायगोनल फॉर्म में। ठीक है, जिसके कारण टाइड कैसी रहती है, लो टाइड क्रिएट होती है, और जिसको हम नीप टाइड भी कहते हैं। क्लियर? मतलब टाइड फॉर्म होने में सन और मून का और ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर? चलो, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। हाई टाइड्स किस लिए हेल्प करती है, नेविगेशन के लिए। हाई टाइड नेविगेशन के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। मतलब जैसे टाइड हो रही है, ओशन में हो रही है, सी में हो रही, तो जो है नेविगेशन, मतलब अब जो सी में चलाते होंगे, सेलर होंगे, है ना, जो भी, तो वो क्या करते हैं, जो शिपमैन जो हम कह रहे हैं, ये लोग शिप चलाते हैं, सॉरी सी इतना हो गया है ना,
अब हम जैसे गाड़ी चलाते हैं, हमें जब नेविगेशन सब कुछ अच्छा पता हो, बढ़िया मिल रहा हो, तो हम जल्दी पहुंचते हैं ना जगह पे कि हमें रास्ता पता है। अब शिप में ये लोग जा रहे हैं तो इनको नेविगेशन के लिए हाई टाइड बहुत इजी पड़ जाती है, मतलब हाई टाइड के थ्रू नेविगेशन के लिए बढ़िया रहता है, इनको जल्दी रास्ते जैसे जगह पता चलती है, डायरेक्शन कैसे क्या जाना है पता चलता है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। ये क्या करती हैं, हाई टाइड्स वाटर का जो लेवल है शोर्स के पास कैसा रहता है, अच्छा हाई रहता है, ज़्यादा रहता है। इसके कारण जो शिप है हार्बर्स में यानी बंदरगाहों पे इजीली अराइव हो जाती है, इजीली पहुंच पाती है। जो शिप है अराइव हो जाती है हार्बर यानी बंदरगाहों पर इजीली। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। जो हाई टाइड्स होती हैं वो फिशिंग में भी बड़ी हेल्पफुल होती हैं, है ना, मछली वगैरह पकड़ने में भी हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने देखा जो किनारों पर क्या रहता है, एक हाई लेवल पे रहता है, वाटर रेज रहता है। अब वाटर ज़्यादा रहता है तो जिसके कारण क्या होता है, मछलियाँ आ जाएंगी आराम से, तो फिशरमैन को मछलियाँ कैच करने में मतलब पकड़ने में आसानी रहती है, फिश पकड़ने में, ठीक है। तो मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, है ना, हाईएस्ट पानी अच्छे लेवल पे रहता है ना, जिसके कारण फिश जब दिखेंगी तो फिशरमैन को ईजिली जो है कैच कर लेगा, वो ईजिली पकड़ पाएगा फिश को। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेस। अब कुछ कुछ जगहों पर तो जब ये राइज फॉल होता रहता है, किसका, टाइड्स का, मतलब सॉरी ओशन के वाटर का, जिनको हम टाइड्स कहते हैं, तो इन राइज फॉल के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ये यूज़ हो पाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं प्लेसेस में, ठीक है। तो द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। कुछ कुछ प्लेसेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काफ़ी यूजफुल भी रहते हैं। क्लियर हुआ? हमने क्या देखा टाइड्स के बारे में, जो रिदमिक राइज एंड फॉल होता है वाटर का, ओशन वाटर का, कब, दिन में 2 बार। इसमें रोल मैंने बताया आपको सन और मून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम बात करें हाई टाइड जिनको स्प्रिंग टाइड कहते हैं, जो फुल मून और न्यू मून के टाइम होती है, तो इसमें वाटर को जो खींच रहा है, ग्रेविटेशनल पुल जो हो रहा है, मून और सन हम देखें ना एक ही डायरेक्शन में जब रहते हैं, तब हाई टाइड होती है, जिसको हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। लो टाइड जिसको नीप टाइड कहते हैं, कब होती है, जब यहाँ से सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, यहाँ से मून ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, खींच रहे हैं दोनों, एक इधर से एक इधर से, तो वाटर कैसा डायगोनल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में डायगोनल फॉर्म में आ रहा है, तो जिसके कारण लो टाइड क्रिएट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड्स। हाई टाइड के फायदे हमने देखे कि फिशिंग के लिए अच्छा है, नेविगेशन के लिए अच्छा है, जो हार्बर में इजीली पहुंचने के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। जो शिप पर मैन है वो हार्बर में मतलब बंदरगांव में इजी पहुंच पाती है शिप, है ना, इजी पड़ जाता है। हम ये देखते हैं जब राइज एंड फॉल होता है किसका, वाटर का, क्यों, टाइड्स के कारण, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कुछ कुछ जगहों पर आसानी रहती है। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो भाई इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।